हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद आपका स्वागत करता हूं एकेडेमिया क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ बुलेटिन में। सुबह का वक्त है और हमारे दिन की शुरुआत एकेडेमिया क्लासेस के न्यूज़ बुलेटिन से हम करते हैं। आज 7 मई की बात करेंगे। 7 मई 2021 के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ आपके लिए रही है उसकी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी जो वेरियस दूसरी सीरीज भी चल रही है एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही, तो अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ यूज के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की न्यूज़ की बात करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल नो डाइट डे। 6 मई को मनाया जाता है। हर साल 6 मई को ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। नो डाइट डे का क्या मतलब है भाई? जबरदस्ती की डाइट मत कीजिए। ये जागरूक करता है डाइटिंग करने के जो नुकसान है हमारे शरीर के लिए, उससे जागरूक करता है। इसलिए हर 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ओके, ये छोटी सी न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, पार्कर सोलर प्रोब मिशन की। आपको पता है नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब। और ये किस लिए था? ये था सूर्य की, या बेसिकली हम जो कह सकते हैं सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था। और अगर थोड़ा और डेप्थ में जाए तो सूर्य की जो कोरोना होती है ना, सूर्य की कोरोना के अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, पार्कर सोलर प्रोब। अभी ये फिर से न्यूज में बना हुआ है। देखिए ये पिक में आपको नजर आ रहा होगा, पार्कर सोलर प्रोब यही है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि शुक्र ग्रह से आने वाले प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है अभी इसने। प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया। तो ये अभी थोड़ा न्यूज में वापस बना हुआ है और आपको इसके बारे में पता होना भी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो पार्कर सोलर प्रोब ने कौन से ग्रह से रेडियो सिग्नल का पता लगाया? वो भी नेचुरल रेडियो सिग्नल शुक्र ग्रह से इसने पता लगाया है। नासा की अगर बात करें, फुल फॉर्म आप बताएंगे। नासा की NASA अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें हम तो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी। ओके, और तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या भारत का भी कोई सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन है? अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया। 2021 में हम लॉन्च करने वाले थे लेकिन शायद अब उसमें कोविड-19 की वजह से लेट हो जाएंगे। तो हमारे इसरो का जो मिशन है, इसरो का सूर्य के अध्ययन को लेकर एक मिशन है जो आने वाले समय में लॉन्च होगा। उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें ऑपरेशन कोजीत से, वही कोविड-19 से रिलेटेड एक ऑपरेशन है, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, है ना। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया कोविड-19 के मरीजों की, या बेसिकली कहें तो कोविड-19 से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी शॉर्टेज हो रही है, तो उन इक्विपमेंट्स की देखभाल और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन कोजीत। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, कनाडा में 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए जो फाइजर वैक्सीन है, ये पिक में आपको नजर आ रही है। फाइजर वैक्सीन अभी बहुत चर्चा में है, काफी एफिशिएंट भी है, काफी अच्छी वैक्सीन इसको बताया जा रहा है। तो कनाडा में 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है कि फाइजर वैक्सीन अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को वहां पे फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी।
कनाडा की अगर हम बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ओटावा, कैपिटल है ओटावा। करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी है कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर करेंसी है। और यहाँ की पीएम की बात करें तो मोस्ट कूल प्राइम मिनिस्टर अगर मैं कहूँ तो जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा। ओके, फिर बात करें सोरोपोड्स की हड्डियां मिली है कहाँ पे? मेघालय में। और ये कितना पुराना है? लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 100 मिलियन वर्ष पुरानी सोरोपोड्स की हड्डियां। सोरोपोड्स हम कहें एक तरह का डायनासोर, डायनासोर भी विभिन्न प्रजातियों के होते हैं ना, होते थे। तो डायनासोर की एक प्रजाति को हम कह सकते हैं सोरोपोड्स। तो 100 मिलियन वर्ष पुरानी सोरोपोड्स की हड्डियां मिली है अभी मेघालय में। तो मेघालय आपको पता हो, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, शिलोंग है। कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, कॉनराड संगमा सीएम है और तथागत रॉय हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। तो ये सोरोपोड्स के बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करें एयरलाइन पैट ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021, इससे सम्मानित किया है गीता मित्तल को। गीता मित्तल, श्रीमती गीता मित्तल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का जो हाई कोर्ट था उसकी क्या रही थी? हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं। तो अभी जस्ट ये रिटायर हुई थी कुछ समय पहले। फिर वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी वर्तमान में है पंकज मित्तल साहब। तो पंकज मित्तल अभी वर्तमान में, लेकिन गीता मित्तल क्या रही है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही है। इनको भी मिला है एयरलाइन पैट ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 का। और अगर वर्तमान में ये कौन सी पोस्ट पे हैं? वर्तमान में ये क्या है? तो बीसीसी की अध्यक्ष हैं ये, बीसीसी की अध्यक्ष। BCCC से क्या मतलब हो गया? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की वर्तमान में अध्यक्ष है श्रीमती गीता मित्तल। पूर्व में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी, इसी पद से रिटायर हुई थी और अब इनको मिला है एयरलाइन पैट ग्लोबल विजन पुरस्कार। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बिंदु रहेगा, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। अगली बात करें, ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवरों को वित्तीय सहायता देगी दिल्ली की सरकार। कल हमने ये भी बात की थी कि दिल्ली सरकार का एक डिसीजन था कि जिनके पास भी राशन कार्ड है, दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को क्या दिया जाएगा? 2 माह का वो राशन फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा, मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाएगा प्रत्येक कार्ड धारक को। दिल्ली सरकार का एक और फैसला, काफी सराहनीय फैसला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो उनका कोई काम बचा ही नहीं, लॉकडाउन है, लोग इधर से उधर जाते ही नहीं है, तो एक तरह से वो बेरोजगार हो गए। तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये बात है इससे संबंधित। फिर बात करें पर्वत धारा योजना की। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है, हिमाचल प्रदेश की। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? जयराम ठाकुर सीएम हैं। गवर्नर, चलिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कुछ तो बताया करो कमेंट में ताकि चीजें आपको याद हो जाए। जब आप कोई चीज को सर्च करते हो या खुद से लिखते हैं ना, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि रोजाना के सेशन में, डेली सेशन में आपको 1 या 2 चीजें ऐसी याद करा दी जाए, वो आपके माइंड में परमानेंटली फिट हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर वर्तमान में कौन है? हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की है और ये योजना संबंधित है जल संग्रहण से, जल संग्रहण से, जल के प्रबंधन से और जल के संरक्षण से। यानी बेसिकली हम कहें तो जल संकट से निपटने के लिए पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर थोड़ी सी बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश, आपको पता होना चाहिए कि 100% घरों में
एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 100% घरों में, यानी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर के अंदर गैस है, एलपीजी गैस कनेक्शन है, और वो चूल्हा नहीं जलाते तो पर्यावरण को नुकसान होने से बचता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था हिमाचल प्रदेश को, ई पंचायत पुरस्कार। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश को मिला था 2020 का, और 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है वो मिला है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट योजना है यहाँ की, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी किसकी है? हिमाचल प्रदेश सरकार की ये योजना है। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, और अगली हेडिंग है हमारी ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, विशेष तौर पे हम क्या कह सकते हैं, दिव्यांग है, जो वैक्सीनेशन सेंटर पे चल के नहीं जा सकते, कुछ हैंडीकैप्ड है, कुछ किसी वजह से, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन करवाने के लिए नहीं जा पा रहा है, तो मुंबई में एक वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है मुंबई में। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ताकि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, है ना। इसके लिए मुंबई में इसका अनावरण किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर भारत का पहला है, तो इसीलिए ये न्यूज में जाता है। भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहां पे खोला गया है? ये है हमारे मुंबई में। इसके अलावा मुंबई का एक और आपको ध्यान रखना है, मुंबई की जो बॉम्बे नगर निगम है, बॉम्बे नगर निगम के द्वारा एक ऑपरेशन भी चलाया गया है, मिशन सेव लाइव्स। मिशन सेव लाइव्स हम सब देखते हैं, न्यूज़ हम सब सुनते हैं, और ये हमें पता है कि कोरोना से सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट किसी राज्य पे पड़ा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी मुंबई में बड़ा नंबर है कोविड-19 के मरीजों का, और वहाँ पे जो मौतें हो रही है कोविड-19 से, जो मृत्यु हो रही है, वो लगभग मृत्यु दर 1.5% है। यानी अगर 200 लोग कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं तो उसमें से 3 लोग मर जाते हैं, 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो शायद हमें ये नंबर छोटा लगे, लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा नंबर है। सिर्फ कोविड-19 से मौतें होने का ये एक नंबर है। तो बॉम्बे नगर निगम के द्वारा मुंबई में मिशन सेव लाइव्स भी चलाया गया है। इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण भी मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में हमने कल देखा था, परसों देखा था, जो IGIB से संपर्क किया था कोरोना वायरस म्यूटेशन को लेकर, तो वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर अगली बात करें फेसबुक का वैक्सीन फाइंडर टूल। देखिए, आप सब देख रहे होंगे कि अगर 15 से 20 न्यूज होती है तो उसमें से 12-13 न्यूज कोविड-19 से रिलेटेड होती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में या दुनिया में वो कोविड-19 है। तो फेसबुक ने एक टूल लॉन्च किया है, वैक्सीन फाइंडर टूल, भारत में, ऑब्वियसली भारत में किया है, और भारत सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रहा है इस टूल के माध्यम से। क्या है ये टूल? ये टूल आप फेसबुक के माध्यम से पता लगा सकते हो कि आपके नजदीक, सबसे नजदीक कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है। तो जो सबसे नजदीक वैक्सीनेशन सेंटर आपको मिल जाए, उस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके आप क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए आपको आराम से पता चल जाए, ज़्यादा भटकना ना पड़े कि कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसके लिए फेसबुक ने वैक्सीन फाइंडर टूल क्या किया, लॉन्च किया है, ताकि हम आसानी से पता लगा सके। ओके, इसके अलावा फेसबुक ने एक $10 मिलियन का अनुदान भी दिया है भारत सरकार को। अनुदान की घोषणा की है ताकि कोविड-19 से राहत में भारत सरकार तेजी से काम कर सके। तो ये भी बात आपको पता रहे कि फेसबुक ने कितना मदद दी है हमें कोविड-19 से बचाव के लिए। लगभग पूरे $10 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है फेसबुक ने। फेसबुक के जो
एमडी एंड सीईओ है वो आप सबको पता है, मार्क जकरबर्ग है। और आप मुझे ये बताइए फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, फेसबुक का हेडक्वार्टर। फिर अगली न्यूज भी कोविड-19 से संबंधित है, आयुष 64। देखिए आयुष 64 को 1980 में बनाया गया था और ये एक तरह से आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा। और 1980 में इसे विकसित किया गया था मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए। लेकिन अभी ये पाया गया है कि ये जो आयुष 64 है इसका एक बड़ा फायदा है कोविड-19 मरीजों के लिए भी। कोविड-19 मरीजों को स्वस्थ करने में भी आयुष 64 अच्छा खासा काम कर रही है। तो इसलिए ये दवा अभी चर्चा में बनी हुई है। इसको विकसित किसने किया था? इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो भी आपको पता हो। विकसित किया था इसको CCRAS ने। पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। वापस बोल रहा हूँ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये एक रिसर्च इकाई है, अनुसंधान इकाई है जो आयुर्वेद से संबंधित रिसर्च करती है, CCRAS। तो ये सारी बातें आपको लिए जरूरी है। आयुष 64 ध्यान रहे कोई बहुत नई दवा नहीं है, 1980 में मलेरिया के रोगियों के लिए बनाई गई थी, विकसित की गई थी CCRAS के द्वारा। वर्तमान में कोविड-19 मरीजों को दिया जा रहा है आयुर्वेदिक दवा के रूप में, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड ये एक बहुत इफेक्टिव दवा साबित हो रही है। अपने आप में बहुत इफेक्टिव दवा ये साबित हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में बनी हुई है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात करें, G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। कहाँ पे आयोजन किसने किया इसका? अब देखिए बैठकें तो सारी वर्चुअली हो रही है, लेकिन जो मेजबानी करने वाला देश होता है उसका नाम जरूर पूछा जाता है। इसकी मेजबानी या इसका आयोजन किया गया इटली के द्वारा। इटली की राजधानी है रोम। तो इटली के द्वारा यहाँ पर्यटन मंत्रियों की, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की गई। तो भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? भारत की तरफ से भाग लिया हमारे संस्कृति और पर्यटन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया था भारत की तरफ से हिस्सा। ये कौन है? हमारे भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन राज्य मंत्री हैं, भारत के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। G20 क्या है, कितने सदस्य हैं इसमें? इसके सदस्यों का आप ध्यान रखेंगे 19+1 है, 19 तो सदस्य देश हैं इसमें, और एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें अपने आप में 27 देश हैं। तो ये 19, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ 20 देश हैं, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बहुत सारे देशों का समूह है, यूरोप के देशों का समूह है। तो ये बात आपको पता रहे। अगली बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। ये फिर से एक बड़ी दुखद खबर है। कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन पाया गया है जिसे नाम दिया गया है N44K। और ये जो नया स्ट्रेन सबसे पहले भारत में जो पाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान में कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन भारत में है उससे 15 गुना अधिक खतरनाक है, 15 गुना अधिक संक्रामक है। तो वही नजर आ रहा है कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव से तो हम नहीं बच पा रहे हैं, और अब लगभग भारत में कोविड-19 की तीसरी वेव के लक्षण भी नजर आने शुरू हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है N440K ये पाया गया है। अब आंध्र प्रदेश में पाया गया है इसलिए इसको AP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, AP स्ट्रेन। तो ये दुखद न्यूज़ है। वापस हमें इसके लिए अभी से सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि आंध्र प्रदेश में पाया गया है तो दूसरे राज्यों में भी ये बहुत जल्दी फैलने की इसके चांसेस हैं। फिर थोड़ा सा ध्यान हटाते हैं कोविड-19 से।
मेफ्लावर 400 की बात करते हैं। मेफ्लावर 400 क्या है, आपको ये पिक में नजर आ रहा है, ये एक तरह का शिप है, एक जहाज है। लेकिन इसकी खासियत क्यों है, ये अभी चर्चा में बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जहाज है। आर्टिफिशियल AI से पावर्ड जहाज है। मतलब क्या हुआ, यानी इसके अंदर पूरी तरह से ये जो काम करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। यानी ये मानव रहित जहाज है, कोई भी व्यक्ति इसको नहीं चलाता। इसका जो संचालन है वो अपने आप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। ये मानव रहित जहाज है और ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में बनाया गया है। निर्माण किसने किया है, ये दोनों ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निर्माण किया है दो संस्थाओं ने मिलकर, एक है प्रोमेर और प्रोमेर ने IBM के साथ में मिलकर इसका निर्माण किया। प्रोमेर क्या है, प्रोमेर एक संगठन है जो समुद्र के क्षेत्र में रिसर्च करती है। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक तरह का समुद्री अनुसंधान संगठन है। समुद्री अनुसंधान संगठन यानी समुद्र से संबंधित जो रिसर्च की जाती है वो उसके लिए एक संगठन है प्रोमेर। तो प्रोमेर ने रिसर्च की है। और IBM क्या है, IBM एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो IBM और प्रोमेर ने दोनों ने सहयोग के साथ इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। फिर बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, बारबोरा स्ट्राइकोवा के बारे में। बारबोरा स्ट्राइकोवा एक प्लेयर है, एक एथलीट है चेक गणराज्य की। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये जो आपको पिक में नजर आ रही है ये बारबोरा स्ट्राइकोवा है, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी। टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर थी, संन्यास की घोषणा कर दी। कहाँ से देश जरूर पूछ लिया जाता है तो आपको पता हो, चेक गणराज्य की ये नागरिक हैं। और इन्होंने विमेन टेनिस एसोसिएशन WTO के 2 सिंगल और 31 डबल खिताब जीते हुए हैं। तो एक बड़ा नाम है टेनिस की दुनिया में, अच्छी खासी रैंकिंग वाले प्लेयर हैं बारबोरा स्ट्राइकोवा। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। कौन से देश की है ये भी आपको पता होना चाहिए, टेनिस से संबंधित ये हैं। अगली अब कुछ निधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो ये एक तरह से कंपलसरी सेगमेंट हो गया हमारे करंट अफेयर सेशन का के, और एक पे काम चलता नहीं है, कम से कम 3-4 न्यूज के बारे में हमें बात करनी होती है जिनका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं निधन में वी कल्याणम की। ये हैं वी कल्याणम जो आपको पिक में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बुक इनके हाथ में नजर आ रही है जिसमें महात्मा गांधी के साथ एक पर्सन है, वो वी कल्याणम ही है। तो वी कल्याणम जो है इनका भी निधन हुआ। ये हमारे महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे थे कभी। तो महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे, इसलिए एक न्यूज में है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि वी कल्याणम जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे, है ना। तो महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे वी कल्याणम। फिर बात करते हैं डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसोस्टोम। ये केरल के थे और एक धार्मिक नेता प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे। इनका भी निधन हुआ 103 साल की उम्र में। इनका जो जन्म हुआ था 1918 में हुआ था, 2021 में निधन हुआ है। तो 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और एक प्रसिद्ध चर्च है केरल का, मलंकारा मारथोमा। अब ये चर्च भी न्यूज में बना रहेगा तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनका नाम ना देखे, डॉक्टर फिलिपोस का नाम ना देखे, चर्च का नाम आपको पूछ ले कि वो कहाँ के प्रमुख थे। तो ये मलंकारा मारथोमा चर्च के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। प्रमुख जो भी ईसाई धर्म में जिस तरह से भी प्रमुख होते हैं ये प्रमुख थे। और इनका आपको पता रखना है कि 2018 में जब ये 100 वर्ष के हुए तब इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। फिर बात करते हैं मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की। पिक में आपको नजर आ रहे हैं श्री अजीत सिंह। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री एक पार्टी थी जिनका इन्होंने गठन किया था, राष्ट्रीय लोक दल। इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, RLD। तो RLD के ये संस्थापक थे। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र थे अजीत सिंह, है ना। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। तो ये एक शॉकिंग न्यूज और आपके लिए थी, इम्पोर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आप इतना ध्यान रखें कि ये भारत के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए संसद के सत्र में भाग नहीं लिया था। ये एक फैक्ट है और वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, आज का न्यूज सेशन इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, चीजें अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा रहा सेशन, क्या कुछ नया किया जा सकता है, कुछ नया कंटेंट आपको चाहिए करंट अफेयर्स के अलावा। हमारा कंटेंट की अगर बात करें तो आपको करंट अफेयर्स डेली मिलता है, इंग्लिश एग्जाम वाली इंग्लिश डेली आपको मिल रही है, और कोवैक्सीन सीरीज भी हमारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको कुछ नया चाहिए, कुछ बेहतरीन चाहिए तो आप जरूर बताइए, आपके लिए बिल्कुल कोशिशें की जाएगी और चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। ये अभी समय नहीं है कि घर से बाहर निकला जाए। तो इसी के साथ सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।